Hey friends, welcome to my YouTube channel Civil IQ friends. And now we will say 61 to 70 question number 61 to question number 17 Gupta of soil mechanics part. Okay friends, तो अब देखने हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, अच्छे से देखना और ये बहुत काम आता है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी सभी क्वेश्चन यहाँ से ही हमें देखने मिलते। अगर उनको थोड़ा उसमें थोड़ी इक्वेशन थोड़ा वही लगता है, थोड़े उसकी जो होते वो चेंज कर देते, नंबर्स चेंज करते सिर्फ, और इक्वेशन तो वही लगता है फ्रेंड्स। तो आपको देखना, अच्छे से देखिए और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा यहाँ से देख के। लेट्स स्टार्ट। Question number 61. Due to a rise in temperature, the viscosity and unit weight of the percolating fluid are reduced to 60% and 90% respectively. If the other thing remain constant, the coefficient of permeability. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, 60% और 90% रिस्पेक्टिवली दिया है, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज़ होगा परमेबिलिटी वो देखना है। तो परमेबिलिटी कितना इंक्रीज़ हुआ वो देखना है, तो हमें इक्वेशन सिंपली करना है 90/60, तो हमारा आंसर आएगा 1.5। तो कितना हुआ, 50% इंक्रीज़ हुआ। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा बी। उसके बाद अब कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल की परमेबिलिटी, ऑप्शन ए डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। नहीं फ्रेंड्स, टेम्परेचर पे तो डिपेंड रहती ही है, क्योंकि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो परमेबिलिटी भी बढ़ती है, तो ये भी गलत है। उसके बाद ऑप्शन बी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये बिल्कुल सही है 62। तो उसके बाद सी इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो ये बिल्कुल गलत है। देन डी नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे हमको अच्छा लगा क्वेश्चन बी का 62 का क्वेश्चन, ऑप्शन बी इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, देन अब बता रहे 63 द एवरेज कोएफिशिएंट परमेबिलिटी ऑफ नेचुरल डिपॉजिट। ऑप्शन ए parallel to stratification is always greater than the perpendicular stratification. Yes, parallel to stratification is always less than perpendicular stratification. Then option C is always same in both direction. Then option D parallel to stratification may be or may not be greater than perpendicular stratification. अब आपको बता देता हूँ पहले पैरेलल स्टेरिफिकेशन यानी कि हॉरिजॉन्टल KH, देन परपेंडिकुलर स्टेरिफिकेशन यानी कि वर्टिकल KV। अब आपको एक सिंपल चीज याद रखनी है कि KH इज ऑलवेज ग्रेटर देन KV। अब आपको देखना है इसमें कौन सा नोटेशन मैच होता है, कौन सा ऑप्शन हमारा मैच होता है। तो पैरेलल टू स्ट्रेटिफिकेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर स्ट्रेटिफिकेशन, तो KH इज ग्रेटर देन KV, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला है KH इज लेस देन KV, ये गलत है। उसके बाद बोला है KH इज इक्वल टू KV, तो वो भी गलत है। उसके बाद बोला है पैरेलल स्ट्रेटिफिकेशन मे और मे नॉट बी, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मे नहीं, मे इट शुड बी, नॉट मे, इट शुड बी ग्रेटर देन। ओके, तो 63 का सही आंसर है ए। ओके, देन टिक ऑन 63A। 64 the total discharge from two wells situated near to each other. The total discharge from two wells situated near to each other. So what happened? A sum of the discharge for individual well less than the sum of discharge from individual wells, greater than some discharge of individual well, then equal to larger to discharge from individual। सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ कि टोटल डिस्चार्ज ऑफ टू वेल सिचुएटेड टू नियर टू ईच अदर। फ्रेंड्स, नज़दीक जो वेल्स होते हैं उसका डिस्चार्ज एकदम कम रहता है, ये पहली बात, क्योंकि वो
डिवाइड हो जाता है, उसका जो पानी रहता है वो डिवाइड हो जाता है नंबर ऑफ वेल्स में। तो पहली वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमें क्या कहता है, सम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम इंडिविजुअल, नहीं ये गलत है। उसके बाद ऑप्शन बी है लेस देन द सम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम इंडिविजुअल, यस, कि जो पानी का डिस्चार्ज होता है सबका इकट्ठा होके वो इंडिविजुअल से कम होता है, तो ये सही बात है। और इसमें लिखा है ऑप्शन सी में दिया है कि जो इंडिविजुअल का है उससे जो नज़दीक वाले हैं उनका ज़्यादा रहता है, तो ये गलत बात है। इंडिविजुअल वेल का ही ज़्यादा रहता है पानी, तो ये बी इज द राइट आंसर। देन ऑप्शन 65, द फ्लो नेट फॉर अर्थन डैम with 30-meter depth consists 25 potential dropped and 5 flow channels. The coefficient of permeability dam material is 0.03 mm per second. The discharge per meter length of dam is, अब 65 का हमें नीचे जाके मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, यानी कि यहाँ पे इक्वेशन है परमेबिलिटी का KH इंटू NF/ND इंटू L। अब NF दिया है 5 फ्लो हेड, तो 5 दिया है, फिर नंबर ऑफ ड्रॉप्स दिए है 25, KH परमेबिलिटी दी है 0.03 और L दिया है 30। तो ये सबका आंसर आएगा हमारा 0.18 इंटू 10⁻³ देन हमारा सही आंसर बनेगा 0.0001 मीटर पर सेकेंड, सही आंसर हमारा बनेगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर ड्रेनेज ऑफ फाइन ग्रेनेड कोहेसिव सॉइल इज, तो ऑप्शन ए वेल पॉइंट सिस्टम, देन ऑप्शन बी वैक्यूम मेथड, देन ऑप्शन सी डीप वेल सिस्टम, देन ऑप्शन डी इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड। तो द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर ड्रेनेज इन फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल के लिए इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड बेस्ट रहता है। उसके बाद 67 ये डायरेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। उसके बाद 67, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट एट अ पॉइंट विथ अ सॉइल मास लोडेड एट इट्स बाउंड्री। तो इसमें क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट एट द पॉइंट ऑफ सॉइल मास लोडेड एट इट्स बाउंड्री, कि सॉइल मास लोडेड की बाउंड्री पे कितने नंबर स्ट्रेस कंपोनेंट रहते हैं। तो फ्रेंड्स 9 स्ट्रेस कंपोनेंट रहते हैं, कितने, 9। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ 67। उसके बाद 68, बोजिनोस्क influence factor for a vertical pressure at depth Z and at the center of a circular area of diameter A carrying uniformly distributed load is। अब बोजिनोस का इक्वेशन हमको देना है, इक्वेशन कौन सा है वो बताना है। तो फिर हम बोजिनोस इक्वेशन में एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो कॉमा करके जो कौन हमारा ख़त्म होता है वहाँ पे रेज़ टू 3/2 होना चाहिए और यहाँ बिलो में 2Z होना चाहिए। ये दोनों चीज़ आपको देखनी है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ 3/2 वाला कौन सा है, तो A 3/2 वाला है, देन C 3/2 वाला है एंड D 3/2 वाला है। अब आपको उसके बिलो में देखना है, अपन में देखना है, तो 2Z, इसमें Z है, इसमें Z है, इसमें भी Z है फ्रेंड्स, इसमें भी Z है, और तो राइट आंसर हमारा बनेगा D, क्योंकि यहाँ पे ही 2Z है, तो सही आंसर हमारा D रहेगा। उसके बाद द इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल प्रेशर डायरेक्टली बिलो और कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 3/2 पाई टॉन्स एट अ डेप्थ ऑफ 3/2 पाई मीटर इज गिवन बाय। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1T 1 थिकनेस पर मीटर स्क्वायर, 1/2 थिकनेस पर मीटर स्क्वायर, 3/2 थिकनेस पर मीटर स्क्वायर इंटू 3/2 पाई रेज टू 3/2 T पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपल फ्रेंड्स आपको इक्वेशन में 3/2 करना है, तो ये 1 आएगा 1T पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 69 में राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा, क्वेश्चन नंबर 69 में राइट आंसर है हमारा ए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 70, वर्टिकल स्ट्रेस ऑन अ वर्टिकल लाइन एट ए कांस्टेंट रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वर्टिकल लोड। वर्टिकल स्ट्रेस ऑन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल स्ट्रेस में वर्टिकल लाइन पे कांस्टेंट रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ वर्टिकल लोड, वर्टिकल लोड की एक्सिस से कांस्टेंट रेडियल डिस्टेंस हमें नापना है। तो कैसा रहता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ए है इज सेम एट ऑल डेप्थ, देन इंक्रीज विद डेप्थ, देन फर्स्ट इंक्रीज अटेन मैक्सिमम, देन वैल्यू, देन मैक्सिमम वैल्यू, देन डिक्रीज, उसके बाद फर्स्ट डिक्रीज अटेन मिनिमम वैल्यू, देन इंक्रीज। ओके, तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, वो वैल्यू फर्स्ट इंक्रीज, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ग्राफ मैंने बनाया, आप अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा, नहीं तो गुप्ता एंड गुप्ता बुक में ऐसे मेरे जैसे साइड में बना दीजिएगा, तो आपको पूरी लाइफ याद रहेगा। फर्स्ट इंक्रीज, देन अटेन अ मैक्सिमम, अब मैक्सिमम हो गया, अब मैक्सिमम हो गया, देन वैल्यू डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज, देन अटेन अ मैक्सिमम, देन डिक्रीज। तो सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको पढ़ाने की पूरी अच्छी कोशिश करता हूँ, पता नहीं आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता, मेरे थोड़े व्यूज़ कम आते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं पढ़ाते टाइम ऐसा बार बार बोलता नहीं हूँ, पर आप समझ जाइए, क्योंकि मुझे व्यूअर्स की ज़रूरत है, मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हज़ारों में हो, नहीं कि लाखों में। अभी बात नहीं करता, पर हज़ारों में हो, वो मेरी अभी की विश है फ्रेंड्स। सो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।